नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलिए तैयारी शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रेड की और देखते हैं आज मिक्स क्वेश्चन की ये क्लास रहेगी हमारी, जो कि पेपर के अकॉर्डिंग है। कैसे आप लोग का पेपर आता है बस वैसे ही क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं कैसा अटेंड करते हैं आप लोग। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए फटाफट से, बिना समय को खराब करते हुए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। बताइए, अगर हम बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान की तो कौन सा पॉइंट इसमें से नहीं आएगा? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर भली भांति कि अधिगम तो करवाना है ही। ठीक है, शिक्षण क्रिया के अंदर करवा क्या रहे हैं? अधिगम ही करवा रहे हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण, ये तो एक मध्यस्थ कड़ी है, इसी के माध्यम से ज्ञान देंगे। मूल्यांकन तो बनता ही है, तो कौन सा नहीं बनता? व्यक्तिगत समानताएं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, और आप लोगों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है बेहतर शिक्षा, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन और बाल विकास। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? बेहतर शिक्षा, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन और बाल विकास। विच वन इज राइट? कौन सा लग रहा है आपको सही? ये क्वेश्चन देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए आप लोगों ने उत्तर देख लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आंसर है वो दिया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने डिलीट किया है। क्या किया है? डिलीट। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखें इस बात का, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। चलिए जल्दी से लॉक कीजिए ए, बी, सी और डी में से। प्राकृतिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंदर आप सभी जानते हैं प्यास, सुरक्षा, भूख, ये तो सभी की सभी प्राकृतिक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये तो है ही। प्रतिष्ठा जो है ये आपका प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है, यानी आप इसको बाह्य अभिप्रेरक कह सकते हो, सामाजिक प्रेरक कह सकते हो। प्रतिष्ठा हमें समाज के में अपना स्थान बनाए रखने के लिए चाहिए, वहां हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाना पसंद करते हैं, तो प्रतिष्ठा प्रेरक जरूर है लेकिन ये बाह्य प्रेरक है। और हमें पूछा है प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम हुआ। ठीक है, तो इट्स बी। अगला नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक, कारक तो बहुत सारे हैं बाल अपराध के। ठीक है, आपको मनोवैज्ञानिक कारक बताना है। मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति और मंदबुद्धिता। ठीक है ना, फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है तो फटाफट से लॉक कीजिए ए, बी, सी और डी में से। तो मनोवैज्ञानिक कारक में मानसिक संघर्ष, बिल्कुल, इसकी वजह से आप उस क्षेत्र बाल अपराध के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको द्वंद्व है, लाइफ में कोई कंफ्यूजन चल रहा है, प्रबल कामना, किसी चीज की एक प्रबल कामना होनी चाहिए, फिर उसके लिए मार्ग कोई भी हो, है कि नहीं। मंदबुद्धिता, ऐसे में भी आप कोई गलत कदम उठा सकते हो जो कि बाल अपराध की श्रेणी के अंदर आता है, राइट। तो राजनीति जो है वो मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का उदाहरण है? ये मानसिक से शारीरिक हुआ, शारीरिक से शारीरिक हुआ, मानसिक से मानसिक हुआ और शारीरिक से मानसिक हुआ। बताइए, मतलब पहले क्या हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। पहाड़े सीख रहा है, पहले पहाड़े सीखे और फिर उसने गुणा भाग किया, दो काम हो रहे हैं इधर। तो बताओ यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है कि शारीरिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है? सभी को पता है पहाड़े सीख रहे हो तो इसके लिए कौन सी कसरत करनी पड़ रही है? ठीक है, कि भाई एक डिफ्ट लगाओ और बोलो एक कम एक, हाँ, दो एक कम दो, ऐसे करके जिससे भी आप लोग याद करते हो। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, ये भी मानसिक है। और फिर आप गुणा भाग कर रहे हो तो इसमें भी दिमाग ही चला रहे हो, तो ये मानसिक से मानसिक की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा प्रश्न था, सरल प्रश्न था। नेक्स्ट इज, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है प्रस्तुतिकरण, पर्यावरणीय कारक, परिपक्वता और सरल से कठिन।
जी बताइए, फटाफट से देखिए क्वेश्चन और इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टेंशन में अभी डालूंगी नहीं। इसका प्रश्न आपने ये प्रश्न जरूर कहीं पढ़ा होगा, एग्जाम में आया हुआ है, और पता नहीं आप लोगों ने कोई उत्तर पढ़ा भी है या नहीं, पर इसका कोई उत्तर नहीं है, इसको भी आरपीएससी ने डिलीट किया है। क्या किया है? डिलीट। इन प्रश्नों को मैं ज्यादा इसलिए लाती हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कहीं गलत आप लोग ना कराओ। और आप जानते हो कि बड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखें इसका आप। अगला, शैक्षिक तकनीकी में अदा सामान्यतः देता है शिक्षक, शिक्षार्थी, कंप्यूटर, टेलीविजन। जी बताइए क्या होना चाहिए आंसर, फटाफट से लॉक कीजिए। सभी को पता है जो अदा यानी इनपुट जो है शैक्षिक तकनीकी के अंदर, वो कौन देता है? शिक्षक देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों, ये रुचियों होगा यहाँ पे, ठीक है, से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को तथ्यों और सिद्धांतों का एक भंडार उपलब्ध कराता है। बताइए भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर। बहुत इजी प्रश्न है। थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? आने तो भाई, डांडिया चल रहे हैं नवरात्रि के, तो उसको इग्नोर कीजिए और आप लोग पढ़िए। सो इतनी देर में आप लोगों ने आंसर करेक्ट कर लिया होगा। ना ए है, ना बी है, ना डी है, मतलब कि सी है। वे शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? उनकी रुचियों पे डिपेंड करता है कि हम उनसे किस प्रकार से अधिगम कराएं, कौन सी शिक्षण विधियां यूज करें। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। एजुकेशनल साइकोलॉजी, बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान 1913 के अंदर में बताइए उन्होंने कितने नियम दिए थे? तो आप सभी को पता है कि 3 तो मुख्य दिए थे, ठीक है, मुख्य कितने दिए थे? 3 दिए थे, और जो गौण नियम दिए थे वो 5 दिए थे। सो आंसर क्या है? गौण नियम में कौन सा है? तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब जो तैयारी का नियम है वही है आपका तत्परता का नियम, तो पहला तो नहीं होगा, ये मुख्य नियम है। अभ्यास का मुख्य नियम है, प्रभाव का मुख्य नियम है, यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हुए हम सीख जाते हैं, ये नियम गौण नियम है। आप अपना मोबाइल चलाना ऐसे ही सीखते हैं, राइट? बाकी तीनों नियम आप लोगों को पता ही है। आंसर हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक। हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ उसमें भी ये प्रश्न आया है, संस्कृत में भी आया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत रिपीट हो रहा है, और क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और आना भी चाहिए, ये प्रश्न बार बार आता है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो बताइए जल्दी से क्या जरूरी है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक। कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? लॉक कीजिए जल्दी से। हाँ जी, सभी को पता है कि नाभिक केंद्र मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षार्थी है। क्या है? शिक्षार्थी है। सभी को मालूम है, सारी चीजें इसी के तो इर्द गिर्द घूम रही है, इन्हें ही तो शिक्षण करवाना है, राइट? तो कई बार आता है कि जो नाभिक क्षेत्र है वो कौन है? वो शिक्षार्थी, विद्यार्थी, छात्र, कोई भी नाम आ सकता है, नाम बदल के आएंगे आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? रुकावट दूर करना,
दूसरा होगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट गलत है। दूसरा रास्ता निकालना उदात्तीकरण और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। बताइए, तो आप सभी को पता है प्रत्यक्ष विधि 4 उन्होंने तरीके बता रखे, प्रत्यक्ष, बाकी सारी हम लोगों ने अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ रखी है तनाव को कम करने की, जो कि सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई है, ठीक है। तो बताइए उसमें से कौन सी है जो एक अप्रत्यक्ष युक्ति है, मानसिक मनोरचना है, रक्षात्मक यांत्रिकता है, बताइए कौन सी है। बाकी तो सब प्रत्यक्ष है। रुकावट दूर करना प्रत्यक्ष है, दूसरा रास्ता निकालना ये भी प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। दूसरे लक्ष्य प्रतिस्थापित करना ये भी डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट है उदात्तीकरण, शोधन, हृदय परिवर्तन, जिसमें रचनात्मक कार्य होते हैं। किशोर अवस्था में संवेगों को नियंत्रण करने की सबसे उपयुक्त जो युक्ति है वो है उदात्तीकरण। तुलसीदास जी, वाल्मीकि, ठीक है, एक मुक्केबाज गुस्सा करने वाला लड़का, ठीक है, मुक्केबाज बन जाता है, गुस्सा मारपीट करने वाला लड़का मुक्केबाज बन जाता है। ये जो भी उदाहरण आप देखते हैं ये सभी किससे संबंधित है, उदात्तीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा सी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, देखिए, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वन या फिर प्रशिक्षण। जल्दी से देखिए क्या होगा उत्तर और फटाफट से आंसर कीजिए, ए, बी, सी और डी में से जल्दी से आंसर करें। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। देखिए अधिगम क्या है, अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन, है ना। मतलब कोई चीज जो पहले आपको आती नहीं थी, जो आपके अस्थायी है, बाद में अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या हो गया, अपेक्षाकृत स्थायी हो गई। मतलब जो अस्थायी था वो स्थायी में बदल जाता है। किसके माध्यम से, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण। तीनों में से कोई नाम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, इट्स डी। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और है इसमें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने। चलिए स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो इतने में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आंसर यहीं पर मिल जाएगा। इतने में से दे लो आप तो उत्तर। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु 100, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु और मानसिक आयु वास्तविक आयु बटे 100। सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होगा फटाफट से। सभी को पता है कि जो हमारे टर्मन महोदय हैं, कौन है, टर्मन महोदय ने फाइनली जो हमारा आईक्यू के लिए सूत्र यूज किया जाता है वो दिया है टर्मन ने 1916 के अंदर। हालांकि 12 के अंदर स्टर्न ने दिया था लेकिन अधूरा दिया था, उसे विकसित किया था टर्मन ने 1916 में, और हमें सूत्र दिया था MA बट्टे CA, यानी क्रॉनिकल एज, इसको आप वास्तविक आयु भी कह सकते हो, तिथिक आयु भी कह सकते हो, कालानुक्रमिक आयु भी कह सकते हो, गुणा 100। बस स्टर्न ने जो क्या किया था 1912 में दिया तो था इसका संप्रत्यय, लेकिन वो अधूरा था, उसमें 100 नहीं था। बस इसको 100 लगा के टर्मन ने पूरा कर दिया और 1916 के अंदर आज हम जो आईक्यू निकालने के लिए सूत्र यूज करते हैं वो इन्होंने हमें दे दिया था। तो बड़ा ही योगदान है टर्मन महोदय का। इन्हीं की बदौलत हमें पता चलता है कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा मंद बुद्धि है, राइट। तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देखेंगे कल की क्लास के अंदर, अगली क्लास जो भी आप देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने परिभाषा की क्लास भी लगाई है, वो आप लोगों ने देख ली होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।